हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। आपके अपने यूट्यूब चैनल पार्थ सारथी में आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। फ्रेंड्स, मैंने पहले वीडियो में फॉर्म्स ऑफ सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस किया था। उम्मीद है कि आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखे होंगे। यदि नहीं देखें तो उस वीडियो को ज़रूर देख लें। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं ट्रांसलेशन का वीडियो बना रहा हूँ अभी, और टॉपिक है हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, यानी हिंदी वाक्य जो है उसका अनुवाद इंग्लिश में कैसे करें। तो आज हम लोग स्ट्रक्चरल सेंटेंसेस के बारे में जानेंगे, और अभी स्ट्रक्चरल सेंटेंसेस को ही आगे लेकर जाना है। स्ट्रक्चरल सेंटेंसेस का महत्व ये है कि यदि आप एक स्ट्रक्चर सेंटेंस को याद कर लेते हैं या समझ लेते हैं तो उस पर कई सारे सेंटेंसेस का अनुवाद कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर मैंने फर्स्ट स्ट्रक्चर लिखा है नाउन और प्रनाउन प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स, यानी इसी स्ट्रक्चर पर आगे आप ट्रांसलेशन करेंगे। और पहला आप एग्जांपल देखिए, मैंने लिखा है कि शिक्षक ने अंग्रेजी पढ़ाई। शिक्षक ने अंग्रेजी पढ़ाई। आप पहले हिंदी सेंटेंस को ध्यान से देखिए। शिक्षक ने अंग्रेजी पढ़ाई, और मैंने हिंदी का भी स्ट्रक्चर लिखा है। मैंने लिखा है संज्ञा या सर्वनाम प्लस ने। तो शिक्षक ने अंग्रेजी पढ़ाई, तो आप यहाँ पर ने पर ध्यान दीजिएगा। और ने के पहले क्या है? शिक्षक, और शिक्षक क्या है? ये संज्ञा, आप जानते हैं। तो ने के पहले यदि संज्ञा आता है तो उसका अंग्रेजी में जो अनुवाद होगा वो इस स्ट्रक्चर पर करेंगे। तो देखिए, पहले क्या है? नाउन और प्रनाउन। तो शिक्षक यहाँ पर नाउन है, तो इसलिए द टीचर। उसके बाद वर्ब का प्रयोग कीजिएगा, अंग्रेजी पढ़ाई। तो पढ़ाई जो है ये हालांकि पास्ट इंडिफिनिट का ये क्रिया है, इसीलिए यहाँ पर टॉट का प्रयोग किया गया है। इस पर हम लोग पढ़ेंगे बाद में धीरे धीरे। इसीलिए नाउन के बाद वर्ब और फिर अदर वर्ड्स में आपका हो गया इंग्लिश। तो द टीचर टॉट इंग्लिश। तो आप लोग सीख गए होंगे, शिक्षक ने अंग्रेजी पढ़ाई, द टीचर टॉट इंग्लिश। तो महत्वपूर्ण क्या है इसमें याद रखना, ने के पहले क्या है? संज्ञा या सर्वनाम यदि आता है तो उसका इंग्लिश सेंटेंस होगा नाउन या प्रनाउन प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। और इसका इम्पोर्टेंट नोट्स देख लीजिए। इम्पोर्टेंट नोट्स है आपका, इस प्रकार के वाक्यों का कर्ता कोई दूसरा नाउन या प्रनाउन नहीं हो सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, समझने वाली बात है। यानी जैसे शिक्षक ने अंग्रेजी पढ़ाई, तो शिक्षक ने अंग्रेजी पढ़ाई, इस प्रकार के वाक्यों का कर्ता कोई दूसरा नाउन या प्रनाउन नहीं हो सकता है। जैसे कि आप देखिए, ने के पहले जो शिक्षक है वो इसका सब्जेक्ट इस वाक्य का, लेकिन ने के बाद भी आप देख सकते हैं अंग्रेजी आया हुआ है। तो ने के बाद इस प्रकार के वाक्यों का जो कर्ता कोई दूसरा नाउन प्रनाउन नहीं हो सकता है। तो इसमें दूसरा जो नाउन आपका है वो अंग्रेजी है। तो दूसरा आप ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के सेंटेंसेस में फर्स्ट ही नाउन या प्रनाउन का सब्जेक्ट होगा वाक्य का, दूसरा नहीं हो सकता, सेकंड वाला नहीं होगा। जिसमें शिक्षक और अंग्रेजी में दोनों नाउन है, परंतु फर्स्ट है शिक्षक और सेकंड है अंग्रेजी। तो अंग्रेजी कभी भी इस प्रकार के वाक्यों का कर्ता नहीं हो सकता, यही इसमें बताया गया है। आगे चलिए, एग्जाम्पल 2 को देख सकते हैं। उसने राधा को कलम दी। उसने राधा को कलम दी। तो देखिए, ने, उस प्लस ने के पहले उस आया है, तो यही इसका सब्जेक्ट होगा। तो उसने राधा को कलम दी।
इसलिए यहाँ पर ही गेव राधा अ पेन, यहाँ पर फुल स्टॉप होगा, सॉरी, ही गेव राधा ए पेन, उसने राधा को कलम दी। और यहाँ पर ये प्रोनाउन है, सब्जेक्ट रूप में क्या आया, प्रोनाउन है, ही जो है वो प्रोनाउन है, इसीलिए सब्जेक्ट रूप में यहाँ पर प्रोनाउन आया है। तो उसने राधा को कलम दिया, आप समझ गए होंगे। अब दूसरा जो स्ट्रक्चर है आप उस पर ध्यान दीजिए। दूसरा है हिंदी स्टेटमेंट का संज्ञा सर्वनाम प्लस के या रे। तो हिंदी को पहले देखिए, जैसे उसके 3 गायें हैं, तो उसके 3 गायें, तो देखिए के पहले उस आया, मतलब ये क्या है, सर्वनाम है, ये सर्वनाम है, उसके 3 गायें हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा, के या रे के पहले यदि संज्ञा आता है तो उसका, हाँ, उसके 3 गायें हैं, उसके, मेरे, इस प्रकार की जब भी सेंटेंस आएगा तो उसमें हैज का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप, उसके 3 गायें हैं, उसके रहेगा तो उसके लिए ही आएगा, के का कोई नहीं होता है, तो उसके इसे ही हैज 3 काउज, उसके 3 गायें हैं, ही हैज 3 काउज, यानी उसके जो भी रहे, मेरे रहे, उसके रहे, राम के, इसमें हैज और हैव का ही प्रयोग होता है। और दूसरा एग्जांपल देखिए, मेरे 2 लड़के हैं, तो मेरे, रे के पहले मैं यानी मेरे, तो आई का मतलब ही हुआ मेरे 2 लड़के हैं, तो आई हैव, मेरे को यदि आप इंग्लिश में तो आई हैव मेरे, उसके तो ही हैज उसके, तो मेरे 2 लड़के हैं, आई हैव 2 सन्स। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देख लीजिए। के या रे के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन अंग्रेजी में सब्जेक्ट नहीं होता है। के या रे के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन, जैसे यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर के है और के बाद जो नाउन है जैसे गाय है, आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो के या रे के बाद जो आने वाला नाउन या प्रोनाउन, ये नाउन है और इसका अंग्रेजी में सब्जेक्ट नहीं होता है। यानी कि इस सेंटेंस को हम ये नहीं लिख सकते कि द काउज हैव अ राम, ऐसे नहीं। यानी कि के या रे के पहले जो आएगा नाउन या प्रोनाउन वो आपका वाक्य का सब्जेक्ट होगा। इन राम, तो के बोले राम, तो राम सब्जेक्ट है, राम हैज 3 काउज, यही इसमें बताया गया है। और दूसरा जो बताया गया, के पास के लिए हैव या हैज का प्रयोग किया था, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। जैसे राम के पास 3 गायें हैं, तो के पास जब भी रहेगा उसके लिए हैव या हैज का ही प्रयोग करेंगे। तो राम के पास 3 गायें, के पास का कोई अंग्रेजी नहीं होता है, उसका हैव हैज ही मतलब के पास हुआ। तो राम हैज का मतलब राम के पास कितने गायें, तो 3 काउज, तो राम हैज 3 काउज। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। इसमें मैंने इम्पोर्टेंट वोकेबलरी को भी इंक्लूड किया, जैसे कि मेरे, यदि आपसे मेरे का अंग्रेजी क्या होगा, आई हो जाएगा, उसके क्या होगा, ही और सी होगा, तेरे का अंग्रेजी क्या होगा, यू होगा, हमारे का क्या होगा, वी होगा। तो इसको आप याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में। फिर हिंदी स्ट्रक्चर क्या है, संज्ञा या सर्वनाम प्लस को प्लस से। जैसे मुझको पत्र लिखने हैं, ध्यान से देखिए, मुझको पत्र लिखने हैं, तो यहाँ पर को ध्यान दीजिए, को या से भी आ सकता है। तो को या से के पहले क्या है, संज्ञा, मुझको, मुझ क्या है, सर्वनाम है ये। तो इस प्रकार का जब भी होगा तो आपको मैंने बताया मुझको, उसके, तो इसमें हैव का ही प्रयोग करते हैं। यानी मुझको पत्र लिखने हैं, तो आई हैव टू राइट लेटर्स, आई हैव टू राइट लेटर्स, मुझको पत्र लिखने हैं। तो मुझको, उसको, ऐसा जो भी है उसमें हैव का ही प्रयोग करेंगे। तो मुझको पत्र लिखना है, आई हैव टू राइट लेटर्स। हाँ, एक चीज़ और मैंने आपको समझाया था, जैसे मुझको पत्र लिखना, आई हैव टू राइट लेटर्स, इस प्रकार से दूसरा सेंटेंस भी यदि एक याद कर लेते हैं तो इस पर कई सारे ट्रांसलेशन आप बना सकते हैं। जैसे मुझको पत्र लिखने हैं, उसको खेलना है, उसको दौड़ना है, मुझको किताब पढ़ना है, तो इसे जो भी होगा तो आराम से बना पाएंगे। जैसे आई हैव टू राइट लेटर्स, आई हैव टू प्ले क्रिकेट, आई हैव टू राइट अ लेटर, आई हैव टू रीड अ बुक,
इस प्रकार से आप कई सेंटेंसेस बना सकते हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी देखिए, जैसे मुझको है, मुझसे है, इसका होगा आई। उसको है, उससे, उसका होगा ही और सी। उनको या उनसे, तो इनका होता है दे, अंग्रेजी। और नेक्स्ट स्ट्रक्चर आप देखिए, इसमें नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। इसमें समझना है कि इस पुस्तक के नियम सरल हैं। तो इस पुस्तक के नियम सरल हैं, आप यहाँ ध्यान दीजिए। द रूल्स ऑफ दिस बुक आर इजी। नाउन द रूल्स, यहाँ पर देखिए, द रूल्स ऑफ दिस बुक। तो द रूल्स नाउन है, फिर यहाँ ऑफ देखिए प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन एक चैप्टर के ग्रामर में, उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। मतलब अभी हम लोग ट्रांसलेशन बना रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद फिर नाउन है दिस बुक, देखिए तो ये क्या हो गया, नाउन प्रीपोजिशन प्लस और प्लस में आपका हो गया फिर नाउन, और फिर आर क्रिया, ये वर्ब है, और फिर लास्ट में आपका क्या हो गया, अदर वर्ड्स। यहाँ पर देखिए इजी जो है आपका अदर वर्ड्स हो गया। तो ये आपका स्ट्रक्चर है एक तरह से। ये जो आपका स्ट्रक्चर है, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। यानी इस पुस्तक के नियम सरल हैं। द रूल्स ऑफ दिस बुक आर इजी। आगे स्लाइड में हम लोग जानते हैं। अब हिंदी में विभक्ति यानी कारक चिन्ह, कारक चिन्ह जैसे का, के से। हिंदी में विभक्ति यानी कारक चिन्ह के बाद आने का नाउन वाक्य क्या करता होता है। जैसे इस बाग में सुंदर फूल है, तो इस बाग में सुंदर फूल है, यहाँ पर विभक्ति आपका में है। इसमें यही बताया गया कि हिंदी में विभक्ति के बाद आने वाला नाउन, तो में के बाद जो नाउन आया है यानी कि क्या आया है, सुंदर फूल, यही आपका क्या है, नाउन है। तो विभक्ति के बाद जो हिंदी में आता है वही वाक्य का सब्जेक्ट होता है। तो देखिए जैसे ट्रांसलेशन बनाना है तो क्या कीजिएगा, पहले सुंदर फूल होगा, पहले क्या होगा, सुंदर फूल। तो हाँ, ये अनिश्चितताओं का बोध करता है, तो उसमें देयर का हम लोग प्रयोग करते हैं, इस पर भी थोड़ा चर्चा करेंगे। तो देयर आर लवली फ्लावर्स इन दिस गार्डन, इस बाग में बाद में आ गया, तो इस बाग में सुंदर फूल हैं। देयर आर लवली फ्लावर्स इन दिस गार्डन। तो इस एक अलग चीज़ पर कई सारे ट्रांसलेशन बना सकते हैं आप। उसके बाद देखिए दूसरा जो नोट से मैंने लिखा है, अंग्रेजी में प्रीपोजिशन के पहले आने वाला नाउन वाक्य का कर्ता होता है। यानी अंग्रेजी में प्रीपोजिशन के पहले, वो तो हिंदी में था, और अंग्रेजी में देखिए प्रीपोजिशन यहाँ पर क्या है, ऑफ है। तो अंग्रेजी सेंटेंस में क्या करना है आपको, प्रीपोजिशन के पहले आना हो, तो इसके पहले क्या देखिए, द काउज, तो यही अब इसका सब्जेक्ट हो गया। ये नहीं कि ऑफ के बाद जैसे राम आएगी, यह सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। यानी प्रीपोजिशन के अंग्रेजी सेंटेंस में ध्यान रखना है कि प्रीपोजिशन के पहले आने वाला जो नाउन है वो वाक्य का सब्जेक्ट होगा। तो सब्जेक्ट को जानिए, उसके बाद ये आराम से आप बना सकते हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी देख लीजिए। ऑफ मीन्स होता है का, के, की। इन मीन्स होता है में। ऑन मीन्स होता है ऑन और एट मीन्स होता है पर। फ्रॉम और बाय और विथ मीन्स होता है से। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आया होंगी। यदि नए आए तो आप कमेंट करें, कमेंट करके बता सकते हैं। तो एक बार फिर से आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ वॉचिंग करने के लिए। और इसी प्रकार आप लोग मेहनत करें, आगे बढ़ें। धन्यवाद। जय हिंद।